हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 10 के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है गति एवं दूरियों का मापन। यह दोस्तों क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट से लिया गया है। ठीक है। तो दोस्तों, इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि ये कई वीडियो लेक्चर में पूरा समाप्त हो जाए। ठीक है। तो चैप्टर जैसा कि दिखाया ही गया है, गति एवं दूरियों का मापन। तो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे गति एवं दूरियों का मापन किस प्रकार से हो सकता है, गति क्या है, दूरियों का मापन हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, पहेली और पूजों का चर्चा लगभग 3 चैप्टर में हुआ है अभी तक। ये तीसरा चैप्टर है जिनमें मतलब पहेली और पूजों का चर्चा हो रहा है। ठीक है। देखिए, पहेली तथा पूजों की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्मावकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। देखिए, ये जो पहेली हैं और पूजा हैं, ठीक है, अपने कक्षा के सभी बच्चों के बीच ये लोग बैठकर ग्रीष्मकालीन की अवकाश में जहाँ जहाँ पर ये लोग गए थे, भ्रमण किए थे, वहाँ की चर्चा ये लोग कर रहे हैं। ठीक है। उसी में से एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। एक जो बच्चा था अपने पैतृक गांव मतलब अपने आप मान सकते हैं कि पैतृक मतलब पिता से बढ़कर, ठीक है, पिता के बाप ऐसे मान सकते हैं आप लोग। ठीक है। पैतृक मतलब पूर्वज। आप इस तरीके से अगर अच्छी तरीके से मानना है तो पूर्वज मानिए। पैतृक मतलब जो होते हैं पूर्वज। ठीक है। तो वो जो छोटा सा बच्चा है वो अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी और फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। ठीक है। तो पहले कैसे जाता है दोस्तों, पहले रेलगाड़ी से जाता है, फिर बस से जाता है और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके जाता है। देखिए, एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की थी। एक विद्यार्थी बता रहा है कि मैं हवाई जहाज़ से यात्रा करके गया था। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन में अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए थे। जो एक लड़का है ये बता रहा है कि मैं अपने चाचा जी के साथ नाव में बैठकर मछली पकड़ने का खूब आनंद लिया। ठीक है। तो ये बच्चे हैं दोस्तों, आपस में बैठकर ग्रुप में बैठकर तमाम प्रकार की अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि हमने ये किया, मैं यहाँ पर गया, मैं दिल्ली गया, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यालयों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रायः प्रयोग किए गए थे। वो इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था। जो इनके अध्यापक हैं वह इन लोग को एक समाचार का लेख देते हैं और उसको पढ़ने के लिए कहते हैं। वो जो समाचार का लेख है वह दोस्तों अंतरिक्ष यान द्वारा मतलब मंगल ग्रह पर लेकर जाया गया था। ठीक है। अब हम लोग अपने पहले टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है यातायात की कहानियाँ। देखिए, हम लोग जानते हैं यातायात की क्या कहानियाँ है। चलिए, प्राचीन काल में देखिए दोस्तों, लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं होते थे। जो प्राचीन काल होता था दोस्तों, उस टाइम के लोगों के पास यातायात का कोई भी साधन नहीं होता था। जिस प्रकार जैसे आज के डेट में बस हो गई है, ट्रक हो गया है, हवाई जहाज़ हो गई है, तमाम ऐसी चीज़ हैं जो आज की डेट में हो गई हैं। पहले समय में ये सब कुछ नहीं था। ठीक। देखिए, आगे क्या बता रहा है कि वे पैदल चलते थे। देखिए, वे लोग पैदल भ्रमण करते थे। ठीक है। पैदल चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बाद में जो मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा। ठीक है। जो बाद में मानव जो थे यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगे। अब ये लोग पशु को ला रहे हैं। धीरे धीरे देखिए दोस्तों, सोच बढ़ती गई और लोगों ने मतलब एक तरीके से अपने साधन को बढ़ाते गया। प्राचीन काल में जल मार्गों में अनेक जगह जाने के लिए नाव का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों
से जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके नावें बनाई जाती थी। और इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आसपास में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया और नाव को जल में तैराए भी ये लोग। तो देखिए उस टाइम के कुछ मैं आपको फिगर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। उस टाइम तो नहीं थे लेकिन आज के टाइम एकदम मौजूद हैं। देखिए पहला तो आपका साइकिल हो गया, दूसरा हवाई जहाज़ हो गया, तीसरा देखिए कितनी बड़ी जहाज़ है, ये पानी वाली जहाज़ है। बैलगाड़ी हो गया, ठीक है। फिर आगे दिखा रहा है बस दिखा रहा है, ट्रेन दिखा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मतलब लोगों द्वारा उपयोग किए जाते हैं आज के समय में। पहले के समय में केवल एक ही चीज़ उपयोग की जाती थी और ये है मतलब बैलगाड़ी और पानी में चलने वाली नाव ये लोग बनाए थे। लेकिन आज के टाइम में तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिनका उपयोग किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अगले टॉपिक पर अब चर्चा करते हैं, यह डिस्क कितना चौड़ा है। अब दोस्तों आपसे चैप्टर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, टॉपिक आ रहा है, तो इसको चलिए चर्चा करते हैं। यह जो डेस्क है ये कितना चौड़ा है। तो लोग यह कैसे पता लगाते थे कि वे कितनी दूर चले हैं। आप कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की जो दूरी है वो पैदल चलकर तय कर सकते हैं अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखिए इसमें चर्चा की जा रही है कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपने मतलब अपने घर से अपने स्कूल तक कितना दूर चला। कैसे पता लगा सकते हैं कि अपने घर से अपने मामा के घर जाने के लिए आपको मतलब किस साधन की ज़रूरत पड़ेगी या उस साधन से जाने के लिए मतलब कितना टाइम लगेगा। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और ऐसे भी मान सकते हैं कि एक आपके पास ब्रेंच है, उसकी लंबाई क्या है और उसकी चौड़ाई क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कोई स्थान कितना दूर है यह प्रायः जानना महत्वपूर्ण होता है ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वहाँ पहुँचने के लिए हम कैसे जाएंगे, ठीक है। पैदल चलकर, बस से या गाड़ी से, पानी के जहाज़ से, वायुयान अथवा कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा। देखिए दोस्तों, जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि जिस जगह हमको जाना है वह जगह हमसे मतलब कितना दूर है, तो उसी हिसाब से हम लोग निर्धारित करते हैं कि हमें वहाँ पर किस साधन से जाना चाहिए। जैसे अगर 1-2 किलोमीटर की बात है तो आप मतलब साइकिल से भी जा सकते हैं, ठीक है। 1-2 किलोमीटर की बात है या तो साइकिल चले जाइए या पैदल ही जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की होती है तो लोग बाइक का इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले के ज़माने में जबकि ऐसा नहीं था दोस्तों, 30-30 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर लोग पैदल चलते थे। पहले के ज़माने में साधन थे ही नहीं दोस्तों। जहाँ 200-200 300-300 किलोमीटर जाना होता था वहाँ पर ये लोग बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने के लिए हमें आवश्यकता होती है। पहली तथा बूझों की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं और जिन पर 2-2 विद्यार्थी बैठते हैं। पहली तथा बूझे डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा रहता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क का अधिक भाग का कब्जा किया है। देखिए ये जो मतलब पहेली और बूझों के माध्यम से ही आप लोग को अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं। ये बता रहा है कि एक डेस्क है और इस पर 2 विद्यार्थी बैठते हैं, ठीक है। और एक विद्यार्थी द्वारा दूसरे पर आरोप लगाया जाता है कि तुमने मतलब ज़्यादा जगह घेर लिया है, यानी इतना भाग एक विद्यार्थी का हो गया, इतना एक विद्यार्थी का। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी एक डेस्क दिखा रहा हूँ। देखिए ये डेस्क है, ठीक है। दिखाई दे रही चौकी इसको बोलते हैं, खाट, तखत। गिल्ली तथा डंडे से डेस्क की लंबाई मापना। देखिए गिल्ली डंडा से मतलब डेस्क की लंबाई मापी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये गिल्ली छोटी सी है, ये डंडा है। गिल्ली डंडा से मतलब डेस्क की लंबाई मापी जा रही है। और देखिए अध्यापक ने सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। देखिए अध्यापक के सुझाव पर बच्चों ने डेस्क का जो लंबाई है वो मापने का निश्चय किया। डेस्क
के ठीक मध्य एक चिन्ह बनाया तथा डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची। ठीक है, यह दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन है और बूझो को सदैव ही अपने पास एक गिल्ली और एक डंडा रखता है। ठीक, आगे बता रहा है दोस्तों, यहाँ चित्र 10.2 में देखिए, उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास किया। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग रस्सी से भी माप सकते हो। जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई अगर एक रस्सी से मापनी हो तो एक रस्सी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ले लीजिए। ठीक है, इसको जितना भी मतलब जितनी भी बड़ी रस्सी में आ जाए। ठीक, अब रस्सी मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा हो गया। ठीक है, इतना बड़ी की रस्सी है। अब क्या होता है कि आपको एकदम दो बराबर बराबर भागों में अगर बांटना है इसको, तो अब क्या करना है दोस्तों, इस रस्सी को मोड़ देना। अब मोड़ने के बाद जो यह वाला सिरा है, यह वाला जो सिरा है, इसको यहाँ तक लाकर मिला देना। तो जब आप मिला दोगे तो रस्सी कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसी कुछ होगी। तो मतलब इसको अगर टाइट करोगे तो ये और पतली हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि उसका आधा भाग हो गया। जब आधा भाग हो जाएगा तो समथिंग यहाँ तक आएगा। समझ रहे हैं आप? जब आप रस्सी को अगर एक बार मोड़ दोगे, मोड़ कर फैलाओगे तो एक ही भाग में आएगा ना। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं कि ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई जो है दो डंडे की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। डेस्क के मध्य जो होता है वो मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया। ये देखिए, तो मतलब ये दोनों मतलब जो बच्चे हैं इनको जब आधी आधी पूरा बराबर बराबर भाग मिल जाता है तो लोग खुश होते हैं। ठीक, देखिए आगे बताया जा रहा है कि गिल्ली डंडे के किसी भिन्न सेट से डेस्क की लंबाई मापना। देखिए आप गिल्ली डंडा से भी माप सकते हैं, जैसा मैंने बताया मीटर पैमाना। आज के डेट में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आ गई हैं कि अगर आप एक बार फ़ोटो खींच लो तो उसकी लंबाई चौड़ाई सब पता चल जाता है। तो दोस्तों आगे टॉपिक दिया है कुछ मापन। तो इसको हम लोग क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं कि कुछ मापन क्या होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके मतलब कीजिए। अपने पैर की जो लंबाई है, लंबाई को लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापिए। ठीक है, इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है। यह जो भाग है आपके पैर की लंबाई से छोटा है। पहले ही की भांति अपने पैर के भाग की जो लंबाई है वो मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए आप। ठीक है, अपने प्रेक्षणों को सारणी 10.1 में लिखिए। देखिए दोस्तों, ये 10.1 है। देखिए यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पर विद्यार्थी जो है उसका नाम ABCD जो भी नाम है उसका, कक्षा के कमरे की लंबाई लिखना है और कक्षा के कमरे की चौड़ाई लिखना है। तो दोस्तों आप रस्सी का प्रयोग कर मतलब कर सकते हैं, या मीटर पैमाने का प्रयोग कर आप कक्षा की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार दिया है दोस्तों क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 बता रहा है कि समूह में चर्चा कीजिए कि आप में प्रत्येक अपने बलिष्ठ को मानक मानकर मात्रक अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हाथ के पंजों से भी मतलब मापा जा रहा है। देखिए बित्ता इसको बोलते हैं, हाथ के पंजे से बित्ता से माप रहा है। ठीक है, मेज़ की जो चौड़ाई है वो बलिष्ठ से मापना। आप बित्ता को बलिष्ठ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मापन के लिए यहाँ भी आप यह पाते हैं कि आपको अपनी एक बलिष्ठ के बराबर लंबी डोरी तथा इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, अपने प्रेक्षण सारणी को 10.2 में लिखिए। देखिए एक 10.2 भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी राशि की उसी प्रकार की जो कुछ राशियाँ होती हैं ज्ञात करने के लिए तुलना की जाती है, यानी इस ज्ञात निश्चित राशि को ही मात्रक कहते हैं। मात्रक दोस्तों इसकी परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ इसकी परिभाषा क्या है। देखिए दोस्तों, किसी भौतिक राशि
के लिए किसी भौतिक राशि के लिए नियत किए गए मान को उसका मात्रक कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भौतिक राशि को मापने के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि कोई भी राशि है, या मतलब चौकी बेड कुछ भी है, उसको मापने के लिए, ठीक है, एक नियत मान का आवश्यकता पड़ता है, उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। ठीक है, या उसको दोस्तों इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। मान लीजिए कोई राशि है, ठीक है, भौतिक राशि मान लीजिए, भौतिक राशि, ठीक, भौतिक राशि को मापने के लिए जिस नियत मान की आवश्यकता होती है उसको हम लोग मात्रक कहते हैं। अब आशा करता हूँ दोस्तों अब अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों मापन के मानक मात्रक। तो जो मापन के मानक मात्रक हैं ये क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता है, मतलब कॉमन सी ये बात थी। ठीक है, आगे बता रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं ने अवश्य ही लंबाई के लिए बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने में प्रमाणित होता था। और कोहनी को अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता दी गई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए संसार के विभिन्न भागों में लोग जो हैं लंबाई मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट जो होता है, फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न होती थी। तो दोस्तों आशा करते हैं यह जाने होंगे। देखिए एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिक ने मापन के मानक मात्रकों की एक सेट को स्वीकार कर लिया है। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक दोस्तों मीटर होता है। एक सेकंड दोस्तों, कहाँ पर गया, दिखाते हैं दोस्तों। देखिए लंबाई का एसआई मात्रक जो होता है वह मीटर होता है। चित्र आप 10.6 को देखिएगा, में मीटर पैमाना दिखाया गया है। इसमें आपकी ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। देखिए दोस्तों 1 मीटर यम को 100 बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसको आप सेंटीमीटर कहते हैं। तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 mm, 10 मिलीमीटर। ठीक है, mm का मतलब मिलीमीटर। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोग को अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों लंबाई की यथार्थ परिशुद्धि, कि लंबाई की यथार्थ जो परिशुद्धि है यह क्या है। देखिए दोस्तों हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी माप फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने वृक्ष की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों छोटी लंबाई जैसे आपका पेंसिल हो गया, पैमाने के लिए आप अपने ज्यामिति बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने से काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फीट का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे फीट दिखाया गया है, ये भी फीट है। आगे बता रहा है दोस्तों आगे क्रियाकलाप 3 है। इसमें बताया जा रहा है कि पैमाने के अपने सहपाठियों की ऊंची पहले बलिष्ठों और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके मापिए। ठीक है, और इसके लिए 10.3 जैसे ऊंचाई जो है किसने मापी, ऊंचाई में बलिष्ठ
और ऊंचाई सेंटीमीटर में। ये आपको मतलब अच्छी तरीके से करना है। अपने सहपाठियों को दीवार के साथ पीठ लगाकर खड़ा होने के लिए कहिए और उनके सिर से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। और अब फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह की दूरी पहले से ही बलिष्ठ से और फिर मीटर पैमाने से मापिए। अन्य सभी विद्यार्थियों को इस लंबाई को इस प्रकार मापने के लिए कहिए और सभी लोग आप लोग 10.3 की तरफ इसको प्रेक्षण कीजिए। देखिए दोस्तों, अगला हेडिंग आपका बता रहा है किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। तो आप वक्र रेखा की जो लंबाई है ये किस प्रकार माप सकते हैं। देखिए बता रहा है कि हम किसी वक्र रेखा की जो लंबाई है वो सीधे मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। ठीक है, वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वक्र रेखा की जो लंबाई है आप इसका मतलब कोई फिगर नहीं दिखाता, नहीं तो मैं वक्र का चित्र में आपको दिखाता। वो सच में उसको विदाउट मीटर से नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, देखिए आपको क्रियाकलाप 4 में एक वक्र रेखा ए बी लेना है। ए बी की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग करना है। धागे का एक सिर पर गांठ बांधना है और इस गांठ को बिंदु ए पर रखिए और धागे को अपनी अंगुली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इस छोटे भाग को देखा हुआ अनुदिश रखिए और इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए। अब आपने दूसरे हाथ से धागे की ओर थोड़ा भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु बी तक पहुँचिए। धागे का जो भाग है दोस्तों बिंदु बी पर है, वहाँ एक चिन्ह अंकित आपको करना है। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाना है और फिर बता रहा है कि धागे का आरंभ बंधी हुई गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की जो लंबाई है उसको मापना है और यह माप वक्र रेखा ए बी है। देखिए दोस्तों, ये फिगर में दिखाया गया है। धागे की सहायता से किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। ठीक है, तो धागे की सहायता से किस प्रकार मापा जा रहा है वक्र की लंबाई, ये दिखाया गया है आपको। आगे बता रहा है दोस्तों कि हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। तो हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं क्या होती हैं, इसको क्रियाकलाप 5 के माध्यम से समझाया है। तो ये आप पढ़िए उड़िएगा। ठीक है, आगे इसमें क्रियाकलाप 6 दिया है, तो चलिए इसको जानते हैं। ये भी मतलब दोस्तों चलिए इसी को हम पढ़ ही लेते हैं। देखिए, ऐसा कोई स्थान चुनिए जहाँ चींटियाँ हों। इस स्थान के निकट कागज़ की एक बड़ी शीट फैलाकर इस पर कुछ चीनी रखिए। ठीक है, चींटियाँ इस चीनी की ओर आकर्षित होंगी तथा आप शीघ्र ही इस कागज़ की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। किसी एक चींटी के लिए जब वह कागज़ की शीट पर तुरंत रेंग चुकी हों, पेंसिल से उसकी स्थितियों के निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित करने हैं। जैसे जैसे यह कागज़ पर रेंगती जाती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों दिखाए गए हैं फिगर में। देखिए दोस्तों, कागज़ पर रेंगती जाएं, आप इसकी स्थितियों को चिन्हित अंकित करते जाइए। कुछ समय के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि कागज़ की शीट को इधर उधर हिलाकर इस पर से चीनी एवं चींटियाँ हटा दीजिए। उन भागों बिंदुओं जिन्हें आपने कागज़ पर अंकित किया था, चिन्हित किया था, को तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए। यह वह बिंदु है जिसे आपने अंकित किया है। कुछ सेकंडों के पश्चात समय अंतराल में चींटियाँ ने कहाँ कहाँ गति की थी वो दर्शाता है इसमें। तो यह दोस्तों इसके बारे में बताया है। ठीक है, ये कुछ खास नहीं है। आगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गति के प्रकार। चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं 10.8 में। देखिए, अपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड के सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का प्रेक्षण किया होगा। देखिए दोस्तों, इसमें बता रहा है कि आप लोग सड़क पर किसी वाहन की गति है और परेड के सिपाहियों की मार्च पास्ट की जो गति है अथवा किसी गिरते हुए पत्थर की गति है,
को आप लोगों ने देखा होगा। यह किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक 20 सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इस प्रकार और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं? दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ फिगर दिखा रहा हूँ आपको। जैसे देखिए फिगर ए में दिया है कुछ गाड़ियों के बारे में बताया है। जैसे गाड़ी बस है, ये चल रही है। यहाँ पर देखिए सरल रेखी गति में कुछ उदाहरण है, ये परेड कर रहे हैं लोग। और भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। यह देखिए मतलब वृत्तीय गति में ये चल रहे हैं तो इसमें से पानी निकल रहा है। इसको ढेकुली बोलते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और फिगर दिखाया गया है, वर्तल गति करती हुई कुछ वस्तुएं। ये देखिए पंखा गोल गोल घूमता हुआ, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। आगे कोई हेडिंग नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि यह जो चैप्टर है वो आपको खूब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।